नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे अरुणाचल के चकमा हाजोंग समुदाय करेंगे दिल्ली में प्रदर्शन। मणिपुर में मैती समुदाय ने उठाई एसटी में शामिल होने की मांग और ओडिशा में विस्थापित आदिवासियों का मौन प्रदर्शन। साथ ही एमबीबी पोल में आदिवासी पहचान पर होगी चर्चा। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अरुणाचल के चकमा हाजोंग समुदाय का दिल्ली कूच, जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। मणिपुर में उठी मैती समुदाय को एसटी में शामिल करने की मांग, सड़क पर उतरी महिलाएं। ओडिशा में विस्थापित आदिवासियों ने किया मौन प्रदर्शन, भूमि अधिग्रहण रोकने की मांग। यूपी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का धरना 29वें दिन स्थगित, निकाय चुनाव में आरक्षण की मांग। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। अरुणाचल प्रदेश में कई महीनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे चकमा और हाजोंग समुदाय एक बार फिर दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। 8 जनवरी यानी रविवार को अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन और अरुणाचल प्रदेश हाजोंग स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले इन दोनों समुदायों के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। खबरों के मुताबिक प्रदर्शन के बाद ये लोग गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन भी सौंपेंगे। दरअसल राज्य सरकार ने इन दोनों समुदायों के लिए जारी होने वाले आवासीय प्रमाण पत्र को रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी। ऐसे में दोनों समुदाय कई महीनों से इस अधिसूचना का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि नवंबर 2022 में भी इन छात्र संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन इसके बावजूद भी जब राज्य सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया तो इन छात्र संगठनों ने राज्य सरकार के खिलाफ दिसंबर में असहयोग आंदोलन किया था। 3 दिसंबर से शुरू हुआ यह आंदोलन 30 दिसंबर तक चला था। आवासीय प्रमाण पत्र यानी आरपीसी शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए एक बुनियादी दस्तावेज है। विशेष रूप से भारतीय अर्धसैनिक बलों, निजी नौकरियों और केंद्र सरकार की नौकरी पाने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में इन दो हाशिए के समुदायों के लिए आरपीसी को अचानक रद्द करने से वो शिक्षा और आजीविका के अपने मूल अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों से आए हुए प्रवासी हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश के अलावा मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध चकमाओं की एक बड़ी आबादी है, जबकि हिंदू हाजोंग ज्यादातर मेघालय के गारो हिल्स और आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश के चांगलाम से जुड़ रहे हैं चकमा संगठन के अध्यक्ष दृश्यमुनि चकमा। दृश्यमुनि जी, आप लोग जिस मसले के लिए दिल्ली आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। अरुणाचल प्रदेश में चाकमा हाजोंग कम्युनिटी, जो चाकमा की जो बुद्धिस्ट है और हाजोंग कम्युनिटी जो हिंदू है, वो 1964 में जो हमारे ईस्ट पाकिस्तान था, इस समय बांग्लादेश है, वहां से लाए गए थे भारत सरकार के द्वारा। अरुणाचल में बसाए गए थे। उस समय अरुणाचल नहीं था, उस समय नेपा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्योंकि उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि 1962 का जो लड़ाई था, इंडो चाइना का वार, वहां पे काफी घने जंगल थे, एरिया काफी खाली था। तो सरकार को ये लगा कि वहां पे जगह खाली रखना सही नहीं है। और जब 1947 में हमारा डिवाइडेड ये पार्टीशन हुआ था, हमारे जो लोग थे वहां पे, हिंदू और बुद्धिस्ट लोग, चाकमा और हाजोंग लोग, यहाँ पे भारत में आना चाहते थे। और इन्होंने विरोध भी किया उस हिसाब से कि हम लोग यहाँ आना चाहते थे, हम वहां नहीं जाना चाहते थे। फिर भी जो डिसीजन लिया गया, वो डिसीजन के हिसाब से चलना पड़ा उनको। लेकिन जब 1960 में वहां पे कप्ताई डैम कौनपुली रिवर में बना, तो काफी लोग वहां पे इफेक्टेड हुए। और 1964 में तो काफी लोग बह भी गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वहां पे डैम बन रही है। उसी टाइम पानी बहुत भर गया, काफी लोग प्रभावित भी हो, काफी लोग वहां पे जान माल की हानि भी हुई है। तो वहां पे ये लोग इंडिया में एंट्री किए। उसी हिसाब से भारत जो कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां पे उनको बचाया है। उसके बाद से इशू वहां पे, तो उस समय कोई परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वहां पे कोई विरोध नहीं था इन लोगों का, क्योंकि उस समय जो भी एज ए सिटीजन जो भी फैसिलिटीज मिलना था उनको सबको मिला। और एज ए सेम जहाँ पे लोकल, वहां पे इंडिजिनस लोग कहते हैं, उसी तरह उनको भी ये व्यवहार किया गया है। बट जब नेपा अरुणाचल बना 1987 में, उस समय पहली गवर्नमेंट बनी अरुणाचल में। उसके बाद और उससे पहले 1975 में जब असम में रिफ्यूजी गो बैक और
असम स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में हुआ, वो वाला हवा अरुणाचल में पहुंचा कि यहाँ के लोग भी, बाहर के लोग हमारे यहाँ भी आए, उनको भी भगाना चाहिए, ऐसा उनके मन में ये आया। तो उस हिसाब से उन लोगों ने भी एक मूवमेंट चलाया है कि चकमा हाजोंग गो बैक। यहाँ से इस तरह का मूवमेंट चलाने के बाद, क्योंकि वहाँ का उस समय गवर्नमेंट था, उनको इसी इशू को टालते टालते 25 सालों तक इन्होंने इस इशू के बेस पे पॉलिटिक्स खेला है। उसके बाद मुझे लगता है कि हम लोग राजनीति का जो वहाँ पे है, बलि का बकरा है। तो उसी हिसाब से 1962 में, सॉरी, 1994 में हमारे लोगों का घर जलाया गया, हमारे लोगों को बाहर जाने के लिए प्रेरित किया गया, जाने के लिए हम लोग को काफी ये जबरदस्ती भी की गई। फिर हम लोगों ने कोर्ट का द्वार खटखटाया। 1996 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिए कि चकमा लोग वहीं के रहेंगे, वहीं पे रहे, ये वहीं के निवासी है, उनको वहां पे जबरदस्ती कोई हटाया नहीं जा सकता। वो एनएचआरसी का कुछ, एनएचआरसी ने हमारे लिए फाइट किया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। फिर उसके बाद सीरीज ऑफ वर्डिक्ट्स आया, 2002 में आया। फिर 90 ये सॉरी 2007 में आया, 2014 में आया, फिर 2015 में मसला बहुत बड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतिम निर्णय दी कि चाकमा लोगों को वहां पे बसाना ही है, वो लोग परमानेंट रेसिडेंट हैं वहां पे, और 3 महीने के अंदर इनको सिटीजनशिप तय करनी है चाकमा हाजंग लोगों को। लेकिन परिस्थिति ऐसी रही कि वहां पे केंद्र में भाजपा की सरकार, और वहां पे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, फिर बाद में भाजपा की सरकार आई है। उसमें फिर भी एक रीजनल पॉलिटिक्स को देखते हुए, क्योंकि चाकमा का वोट बैंक में कोई ऐसा वो निर्णायक नहीं है। 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है, वहां पे केंद्र सर्वोच्च न्यायालय ने साफ सूत्रों में कहा है कि चकमा हाजंग लोग वहीं पे रहेंगे, क्योंकि उनको भारत के केंद्र ये सरकार ने लाया है, उनकी मन मर्जी से ये लोग नहीं आए हैं, और ये लोग पार्टीशन का एक विक्टिम है। इनको दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को समझना चाहिए, इन तरह का इन्होंने आदेश दिया है। तो बाद में सरकार की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र की नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिव्यू पिटीशन डाला गया है, इवन क्यूरेटिव पिटीशन भी डाला गया है। उसका कोई सुप्रीम कोर्ट में ठीका नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोई इंटरटेन नहीं किया है। फिर बाद में और कुछ इन्होंने इशू बनाया है कि ये अभी लागू नहीं हो सकता है, हम लोग रिव्यू कर रहे हैं करके। वो तरह तरह के जितने भी सिटीजनशिप्स जो हमारे बुजुर्ग आए थे, उनके जो फॉर्म्स थे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के थ्रू जाता है, उन फॉर्म्स को इन्होंने आधा अधूरा केंद्र में भेजा है, फिर वहां से रिजेक्ट होके इस तरह का यानी कि पूरा खेल चल रहा है। तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट बात है। और हमारी तरफ से जो भी बच्चे हैं वहां पे अरुणाचल प्रदेश में, चाकमा हाजंग के बच्चे को किसी को भी वहां पे नौकरी नहीं मिलती है, और किसी को स्टेट की तरफ से स्पॉन्सर होने वाली कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं वहां पे। केंद्र की तरफ से कुछ होने वाले जो सुविधाएं कुछ आधा अधूरे मिल जाते हैं, ये मैं डिनाइड नहीं करूंगा, लेकिन स्टेट की तरफ से स्टेट की कोई बेनिफिशियरी लिस्ट में चकमा लोगों का नहीं है। आपने कहा कि चकमा को अरुणाचल प्रदेश में नौकरी नहीं मिलती है, आखिर क्यों? क्या आपके पास दस्तावेजों की कमी है या फिर ये साफ साफ भेदभाव का मामला है? एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं है, डॉक्यूमेंट्स तो हम सभी के लोगों के पास है, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे हमारे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट्री इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में दोनों में हम लोग वोट देते हैं, और हमारे कागज भी, जगह के कागज भी है। उनका ये कहना है कि आप लोग को किसी दिन, जो सरकार की तरफ से तो कहते ही है, लेकिन जो हमारे नॉन स्टेट एक्टर हैं वहां पे, कुछ यूनियन, जो स्टूडेंट यूनियन, सो कॉल्ड स्टूडेंट यूनियन, उनकी तरफ से ये कहना है कि चकमा लोगों को तो यहाँ पे परमानेंट रखना ही नहीं है, इनको जाना ही नहीं है, इसलिए इनका यहाँ का स्टेट के जॉब से कोई लेना देना इनको देना ही नहीं है, हम लोग नहीं देंगे। अगर इसे देंगे तो हम लोग का जो शेयर होगा वो उनके साथ वो बांटना पड़ेगा हम लोग को, इसलिए हम लोग देना नहीं चाहते हैं। इस तरह का विरोध उनकी तरफ से होता रहता है। दृश्य मुनि जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये हालात क्यों हैं? क्योंकि हम लोग कोई निर्णायक वोट बैंक नहीं है, हम लोग गिने चुने 2 एमएलए का निर्णायक वोट बैंक बन सकता है, जो ईस्टर्न पार्ट में एक है हमारा मेयो कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक है बॉडूमसा दायन बॉडूमसा कॉन्स्टिट्यूएंसी। और मैं सरकार का जो रवैया है स्टेट गवर्नमेंट का, वो पर्टिकुलरली वो अपने लेवल पे काम नहीं करता है, क्योंकि स्टेट का काम होता है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनका खुद का निर्णय होना चाहिए। वो निर्णय लेते हैं जो नॉन स्टेट एक्टर है, उनके प्रेशर में, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसा होगा तो हम लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट इशू हो जाएगा, इस तरह का कोई किसी के सेंटीमेंट में लग जाएगा, हम लोग को वोट नहीं मिल सकता है,
क्योंकि इनको इशू उनको भी पता है और उनको भी लगता है कि जायज इशू है, चकमा हाजोंग इशू को सॉर्ट आउट होना चाहिए, इनको राइट्स मिलना चाहिए। बट क्या है कि प्रण में आके नहीं बोलने का उसका वो मुद्दा नहीं है, विल पावर नहीं है। एंड ऑन सम एक्सटेंट आई कैन से देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। उसकी कमी के कारण इस तरह का डिसीजन लेने में उनको दिक्कत आती है, क्योंकि संविधान अगर के साथ अगर चलते तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो वहां के सेंटिमेंट और वहां के वीरतंत्र के साथ चलने का वो काम करते हैं, मुझे लगता है। आप लोग जब दिल्ली आएंगे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, क्या उस वक्त आप केंद्र सरकार में किसी से मुलाकात करेंगे? केंद्र पर किस तरह से दबाव बनाएंगे आप? हमारा दिल्ली में प्रोटेस्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव है, जो चाकमा और हाजोंग कम्युनिटी अरुणाचल में जिस तरह का सफर कर रहा है, जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह का उनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, उनको नेशनल लेवल पे नेशनल मीडिया में कैसे हम लोग ध्यान आकर्षित करें। और दूसरा बात यह है कि केंद्र में बेटी सरकार भाजपा सरकार है और स्टेट में बेटी सरकार भी भाजपा की सरकार है। उन सरकारों में, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग हिंदू की बहुत चिंता करते हैं, बौद्धों की बहुत चिंता करते हैं, सीए भी इसी हिसाब से इन्होंने लाया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन हमारे जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है, केंद्र सरकार अभी इनको सुन के भी अनसुना कर रही होगी। उसी आवाज को हम केंद्र सरकार के सामने लाना चाहते हैं थ्रू मेमोरेंडम और थ्रू अपॉइंटमेंट तो मिला नहीं है, लेकिन हम लोग अपने मेमोरेंडम के थ्रू गृह मंत्रालय और पीएमओ और ये हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री को हम लोग सौंपेंगे 9 तारीख को। और अब अरुणाचल से सीधे चलते हैं उत्तर पूर्व के ही दूसरे राज्य मणिपुर, जहां पर मैती आदिवासी लगातार अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। अब इसे लेकर महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई हैं। गुरुवार को बड़ी संख्या में महिलाएं तिदिम रोड पर निकली और बिष्णुपुर जिले में एक मानव श्रृंखला बनाई। इस विरोध में महिलाओं ने राज्य सरकार से मैती को एसटी लिस्ट में शामिल करने के लिए आवश्यक सिफारिश केंद्र को भेजने का आग्रह किया। इस बीच मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति यानी STDCM ने इस मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। STDCM ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर संक्षिप्त मुलाकात के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की अनुमति लेने को कहा है। वहीं मैती जनजाति संघ यानी MTU ने राज्य सरकार से आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाने की सिफारिश की है। संघ ने कहा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को भारतीय संविधान की ST सूची में मैती को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजनी चाहिए। इस मांग को लेकर मैती जनजाति संघ पहले ही राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंप चुका है। मणिपुर की कुल आबादी में लगभग 53% लोग इस समुदाय के हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर है ओडिशा से। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में विस्थापित आदिवासियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। जिले के कुटरा और राजगांगपुर क्षेत्रों से सैकड़ों विस्थापित आदिवासियों ने गुरुवार को राजगांगपुर बाईपास पर तख्तियां लेकर मौन विरोध प्रदर्शन किया। वे क्षेत्र में चूना पत्थर खनन के विस्तार के लिए एक निजी कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रहे थे। खबरों के मुताबिक ओडिशा सरकार ने डालमिया भारत सीमेंट्स लिमिटेड को कुटरा और राजगांगपुर ब्लॉक के तहत 800 एकड़ भूमि में चूना पत्थर खनन गतिविधियों का विस्तार करने की अनुमति दी है। ऐसे में इस इलाके में रहने वाले आदिवासी ओडिशा सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। एक स्थानीय एल्बर्ट किंडो ने कहा, हम यहाँ विरोध कर रहे हैं क्योंकि केसरमल, बलंदा और कुकड़ा सहित 5 पंचायतों को ओडिशा सरकार द्वारा DBCL को सौंप दिया जा रहा है। यह क्षेत्र हॉकी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से कई महान खिलाड़ी निकले हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बार बार अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। हम कंपनी को अपनी जमीन कभी नहीं लेने देंगे। और अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। राज्य में नगर निकाय चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का धरना आज स्थगित हो गया। बलिया में कलेक्ट्रेट की मांडल तहसील पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का धरना 8 दिसंबर से जारी था, यानी 28 दिन तक ये धरना जारी रहा। लेकिन 29वें दिन यानी आज पार्टी ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा और धरना स्थगित कर दिया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन प्रसाद गोंड ने कहा कि नगर पंचायत चुनाव 2012 और 2017 में जिस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए सभासद की सीटें आरक्षित थीं, उसी तरह वर्तमान समय में होने जा रहे निकाय चुनाव में भी संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति की सीटें
आरक्षित की जानी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव टाल दिए गए हैं, जिसके बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने धरना स्थगित करने का फैसला लिया। लेकिन पार्टी ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। गौंड समाज ने हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है, जिसके बाद कोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया है। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने आपसे एक सवाल किया था। सवाल था, जैन समुदाय के विरोध के बाद झारखंड के पारसनाथ पहाड़ पर पर्यटन गतिविधि पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उधर कुछ आदिवासी संगठन दावा कर रहे हैं कि पारसनाथ पहाड़ दरअसल मरांग बुरु यानी आदिवासियों के देवता का स्थान है। कुछ आदिवासी संगठन पारसनाथ को आदिवासी तीर्थ स्थल बनाने की मांग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दे आदिवासी एकता को तोड़ देंगे? इस सवाल के जवाब में हमने आपको 3 ऑप्शन दिए थे। सबसे ज्यादा यानी 64% लोगों ने माना कि इससे आदिवासी एकता बढ़ेगी, क्योंकि ये आदिवासी पहचान से जुड़ा मुद्दा है। वहीं 29% लोगों ने माना कि ऐसी खबरों के चलते असली मुद्दों से ध्यान हटेगा, जबकि 7% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? हम लगातार आदिवासियों की पहचान से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। इसी से जुड़ी खबर आई है झारखंड से। झारखंड में जैन समुदाय के तीर्थ स्थल पारसनाथ पहाड़ पर केंद्र सरकार ने पर्यटन गतिविधियों पर फिलहाल रोक लगा दी है। जैन समुदाय ने ये आशंका जताई थी कि अगर यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा तो लोग इस इलाके में मांस मछली खा सकते हैं। दूसरी तरफ अब एक आदिवासी संगठन आदिवासी सेंगल अभियान ने पारसनाथ पहाड़ पर दावा ठोका है। इस संगठन ने कहा है कि पारसनाथ पहाड़ दरअसल आदिवासियों के मरांग बुरु यानी सर्वोच्च देवता का स्थान है। आदिवासी सेंगल अभियान के नेता और पूर्व लोकसभा सांसद सालखन मुर्मू ने कहा है कि पारसनाथ धाम को आदिवासियों के हवाले किया जाना चाहिए। पारसनाथ पहाड़ी पर पर्यटन गतिविधियों को रोकने का फैसला केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और जैन समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बैठक के बाद लिया गया। इस फैसले के साथ ही इलाके में कुछ पाबंदियां लगाई गई है। आदिवासी समुदाय की दृष्टि से देखेंगे तो इन पाबंदियों को गैर जरूरी और उनकी परंपरा पर हमले की तरह देखी जाएंगी। भारत में जैन समुदाय संपन्न और प्रभावशाली समुदाय है। इस पूरे मामले में जैन समुदाय का प्रभाव नजर भी आता है, लेकिन सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि जैन समुदाय की धार्मिक भावनाओं के साथ साथ आदिवासियों की भी भावनाओं का भी ख्याल रखा जाए। इस मामले में एक तरफा फैसला आदिवासियों को नाराज कर सकता है और टकराव की स्थिति बन सकती है। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा की एक बेहद खास लड़की से मिलवाते हैं। इस लड़की का नाम है नेशा देबबर्मा। ये लड़की यूं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जानी जाती है, लेकिन त्रिपुरा की लड़की अपने आप में एक संस्थान बन गई है। नेशा बेघर बेसहारा लोगों की मदद में तत्पर रहती है। उनका कहना है कि उन्हें लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है। वो एक बेहतर दुनिया बनाने का सपना लेकर जी रही हैं। वो मानती हैं कि अगर हम सब अपने आसपास एक दूसरे की मदद करें तो काफी लोगों का दुख कम हो सकता है। हमारे जो मांगई कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर एडीसी विलेज सौगोरिया, उसके अंदर में आज सुना है कि वहाँ पे एक बीता महिला है, उसका कोई घर भी नहीं है, रहने के लिए कोई घर नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं ये न्यूज़ सुन के आज गई थी उसके घर में और ये भी देखा है कि उसका कुछ भी नहीं है, वो अभी दूसरे के घर में रह रही है। तो अभी मैं उसको देख के मेरा दिल में वही सोचा था कि मैं उसको एक नया घर बना के दूँगी और उसका जो भी चाहिए, जो खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए घर, जो भी जितना मैं कर पाऊँगी उसके लिए मैं करूँगी। उसका जो भी खर्चा लगेगा उसके लिए मैं खुद उठाऊँगी। इट्स फ्रॉम माई पर्सनल, आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस। एंड मैं वही कहना चाहती हूँ कि सभी देशवासियों को ऐसे हम एक साथ मिलके
अगर सभी को हेल्प करोगे, सभी को एक साथ बांटोगे हमारे प्यार, तो शायद एक दिन हमारे देश भी, शायद सब देश राज्यवासियों में हमारे आवाज़ को सुन पाओगे। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दें। इसके साथ ही अगर कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।